नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम डॉक्टर डे में स्वागत है। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर्स ही हैं जो हमें बचाते हैं और हाल ही में कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर के डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों का इलाज किया। डॉक्टर्स के इसी योगदान और बलिदान के सम्मान में दुनिया भर में अलग अलग तारीख को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। देखिए इस छोटी रिपोर्ट में। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है और यही वजह है कि साल में एक दिन डॉक्टर्स को समर्पित है। इसका उद्देश्य मेडिकल के क्षेत्र के प्रति आभार व्यक्त करना है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग दिन डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। हर साल भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वहीं अमेरिका में हर साल 30 मार्च को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने सबसे पहले साल 1991 में इस दिन की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य यही था कि उन डॉक्टर्स का धन्यवाद करना जो निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से रोगियों की सेवा करते हैं। डॉक्टर्स जो 24 घंटे मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं, उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने का ये खास दिन है। इस दिन भारत के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर विधान चंद्र राय की पुण्यतिथि है। उन्हीं की याद में 1 जुलाई 1991 में हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाने लगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कोलकाता से पूरी करने के बाद MRCP और FRCS की उपाधि लंदन से प्राप्त की। इसके बाद 1911 में कोलकाता आकर प्रैक्टिस करने लगे। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर भी बने और बाद में वे राजनीति में भी आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने और 80 साल की उम्र में 1962 में 1 जुलाई को उनका निधन हो गया। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर हमें कई बीमारियों और कोरोना वायरस जैसे जानलेवा महामारी से बचाने वाले सभी डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। CCN लाइव की ये खास रिपोर्ट। कहते हैं अगर धरती पर भगवान है तो वो है डॉक्टर्स, जो लोगों को इस दुनिया में जिंदा रहने में मदद करते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर्स ही उसकी मदद करते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी जो है दांव पर लगाकर, उसे कोई नहीं भूल सकता। उन दिनों को कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल होती हैं, जिन्होंने साबित कर दिया था कि कैसे डॉक्टर्स ने दिन रात लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IMA के नेशनल ऑर्गन डोनेशन कमेटी के कॉन्वेनर डॉक्टर अनिल गोयल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर, जैसा कि डॉक्टर्स डे को हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? और जैसा कि आपका नर्सिंग स्टाफ भी है, तो उसमें आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार? देखिए, डॉक्टर्स डे को हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन और नर्सिंग होम तो सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे मरीज़ भी आज इस डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को सम्मानित करते हैं। हम अपने यहाँ जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जिनका एग्जाम्पलरी काम हुआ है, तो हमारी नर्सिंग स्टाफ है, हमारे सफाई कर्मचारी स्टाफ है, हमारे पैरामेडिक्स स्टाफ है, वो उनको सम्मानित करते हैं अपने तरीके से। कोई देखिए जैसे गुलाब का फूल देता है, कोई उनके लिए स्वीट लाता है। और हम हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन है, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। तो ये एसोसिएशंस यहाँ पर अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एग्जाम्पलरी काम किया है, उनको सम्मानित करती हैं, उनको अवार्ड करती हैं। जैसे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1 जुलाई को ये काम शाम को अपने अपने IMA हॉल और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में कर रही हैं। इस बार एक और विशेष काम भी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से हम कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का भी कम्युनिटी सर्विसेज चेयरमैन हूँ। तो हम लोग इस बार दधीची देहदान समिति के साथ मिलकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन एक पोस्टर लॉन्च कर रही है ऑर्गन डोनेशन के प्रमोशन के लिए, टू प्रमोट द ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस इन द कंट्री। और साथ में बॉडी डोनेशन और आई डोनेशन के प्रमोशन के लिए भी हम वो पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अपनी बॉडी डोनेट करने का प्लेज कर चुके हैं, उनके लिए भी वो पोस्टर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और हमारा पूरा सब हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम से ये रिक्वेस्ट है कि वो पोस्टर को वो डाउनलोड करके दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की साइट से अपने अपने क्लिनिक पर लगाएं।
इस तरह के काम ये एसोसिएशंस कर रही हैं डॉक्टर्स डे पे। हाँ, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, असली देखा जाए तो डॉक्टर्स डे का मतलब ये होना है कि डॉक्टर्स डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड बाय पेशेंट्स टू ऑनर देयर डॉक्टर्स। तो वो भी बहुत जगह होता है, लेकिन उसको शायद और ज़्यादा होने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि अभी आपने पोस्टर की बात कही कि आप पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन्स के लिए है, ऑर्गन्स डोनेशन के लिए। तो सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो डॉक्टर्स ही करेंगे या फिर कोई भी पेशेंट वगैरह भी कोई भी कर सकता है? वो तो ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज है, तो इसीलिए हमने डॉक्टर्स के क्लिनिक पर वो लगवा रहे हैं कि डॉक्टर्स के क्लिनिक पर लगाएंगे तो उसको लगाने से हम लोग अपील कर रहे हैं अपने जहाँ वहाँ मरीज़ आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं कि इतना पॉजिटिव ऑर्गन्स है देश में, 1.5 लाख किडनी चाहिए और मिलते हैं साल में 5,000, तो उसकी कमी को पूरा सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, ऑर्गन डोनेशन। जो एक्सीडेंटली यंग डेथ हो जाती हैं, तो अगर उनका हार्ट चल रहा है और ब्रेन डेड है तो उस दशा में आप ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं और एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल 8 जान बचा सकता है। लिवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग है, इस तरह के देकर 8 जान एक ब्रेन डेड। तो IMA जो है वो बहुत अच्छी पहल कर रहा है। और साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डॉक्टर्स डे पहले मैंने बताया कि हर कंट्री में मनाया जाता है कि पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स को ऑनर करते हैं। हिंदुस्तान में ये डॉक्टर BC रॉय जो चीफ मिनिस्टर रहे पश्चिम बंगाल के, तो उनकी मेमोरी में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उनके नाम पर मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। और करा क्या जाता है, जैसे मैंने बताया, पेशेंट्स ऑनर करते हैं, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस ऑनर करती हैं, अस्पताल नर्सिंग होम्स ऑनर करते हैं। इस तरह से वो डॉक्टर्स को ऑनर किया जाता है इस दिन। सर, अधिकतर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है, जैसे कि WHO के मापदंडों में काफ़ी पीछे रह गया है कि इसमें कहा जा रहा है कि 1700 में जो पेशेंट है उसमें से सिर्फ 1 डॉक्टर उपलब्ध है। तो इस पर क्या कहना है कि डॉक्टरों की अभी हाल ही में कमी है या फिर नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो WHO का स्टैटिस्टिक्स है, धीरे धीरे ये गौण होती जा रही है। पहले मुझे आज से याद है, करीब आज से 10-15 साल पहले करीब 50,000 डॉक्टर्स निकलते थे MBBS करके मेडिकल कॉलेजेस से, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन से। आज देश में जब से ये मोदी सरकार आई है तो 1 लाख करीब डॉक्टर्स हैं MBBS जो हर साल मेडिकल कॉलेजेस से निकल रहे हैं, और अकॉर्डिंगली पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट बढ़ी हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि हमारे MBBS डॉक्टर्स अब कुछ पेरीफेरी में तो शायद कम है, लेकिन ख़ास तौर से जो टर्शरी केयर सेंटर ऐसे हैं या जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो डॉक्टर्स की कमी आगे आने वाले समय में मुझे नहीं लगता रहेगी। ट्रेंड डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, MBBS डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक ट्रेंड डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। गली मोहल्ले में बहुत सारे, देखिए, जो झोला छाप डॉक्टर हैं, मैं उनको झोला छाप कहता हूँ, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना उनके पास आयुर्वेदिक डिग्री है, ना उनके पास होम्योपैथिक की डिग्री है, ना उनके पास MBBS डिग्री है। और वो पता चला किसी डॉक्टर के यहाँ 3-4-6 महीने काम किया और अपना वो लगाकर बोर्ड लगाकर बैठ के डॉक्टर XYZ सो एंड सो, और फर्जी डिग्रियों के भी कुछ नाम उन्होंने ले लिए या फर्जी डिग्री भी कहीं ना कहीं से ले ली। ऐसे डॉक्टर्स से कृपया इलाज ना कराएं, उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि उनको, जैसे डॉक्टर के यहाँ कहीं बैठे हैं, वो उन्होंने सीख लिया कि बुखार में भाई पैरासीटामोल देते हैं, तो उनको उसका थ्योरी नहीं मालूम, उसका मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या होगा ये नहीं मालूम। वो सिम्टम का इलाज कर सकते हैं लेकिन डिजीज़ को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि सिम्टम तो बुखार 50 बीमारियों में हो सकता है, तो उसकी बुखार की तो दवाई दे दी, लेकिन डिजीज़ कहाँ पता चला किस ऑर्गन से प्रॉब्लम हो रही है जो बुखार कर रहा है, ये किडनी से है, लिवर से है, ये लंग से है, ये तो नहीं मालूम, या पैर में इन्फेक्शन हो गया है, साथ में डायबिटीज़ है, क्या हाइपरटेंशन। तो झोला छाप मरीज को झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं कराना है।
सर जैसे कि अभी आपने झोला छाप डॉक्टर की बात की, जिनके पास डिग्री नहीं होती उनको आप झोला छाप या आम भाषा में कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये डॉक्टर सही नहीं है, क्योंकि गली मोहल्ले में ये लोग खोल के बैठे हुए हैं, इनके पास डिग्रियां भी अलग अलग से लगा के बैठे हुए हैं। जी। तो हमेशा जो डॉक्टर है उसके बोर्ड पर एक मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। मैं अपने अगर अस्पताल में काम कर रहा हूँ तो मेरे ओपीडी कार्ड पर और मेरे बोर्ड पर मेरा दिल्ली मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। इसी प्रकार आयुर्वेदिक की काउंसिल है, उसका नंबर आयुर्वेदिक डॉक्टर जो BIMS है, BAMS है, उस पर लिखा होगा। ऐसे ही कि होम्योपैथिक काउंसिल है, उस पर लिखा होगा उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिससे ये पता चलता है कि ये जेन्युइन डॉक्टर है। तो इसीलिए ये जानना है कि अगर MBBS के पास जा रहे हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल नंबर देखें दिल्ली में, अगर और स्टेट में तो स्टेट मेडिकल काउंसिल नंबर देखें उसके बोर्ड पर, उसके OPD कार्ड पर। अगर आप होम्योपैथी के पास जा रहे हैं तो होम्योपैथिक काउंसिल है दिल्ली की और स्टेट में स्टेट की, तो उसका नंबर देखें। आयुर्वेदिक काउंसिल है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें। जिनके ये नंबर OPD कार्ड पर नहीं है वो फर्जी डॉक्टर हैं। सर जैसा कि बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डॉक्टर्स की वो पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता अच्छे से, तो वो भटक जाते हैं। तो इसमें आप बताएं कि वो कैसे पढ़ाई करें कि वो डॉक्टर बन सके, मेडिकल लाइन में आ सकें। देखिए, मेडिकल लाइन में लाने के लिए UG नीट होता है आजकल, अंडर ग्रेजुएशन नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो ये मेरे ख्याल अप्रैल मई में होता है। अभी उसका रिजल्ट भी आने वाला है और ये 12th क्लास के बाद होता है, 12वीं क्लास के बाद। और सारे बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं वो 12th में, वो जो उनके पास जो PCB होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, वो 12th क्लास देते देते उसकी तैयारी भी करते हैं। उसके लिए कोचिंग भी होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें फिर ये जो नीट के एग्ज़ाम के बाद जो उसमें मेरिट लिस्ट बनती है वो सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट होती है। उसमें जैसे 15% सेंटर के लिए नेशनल रिजर्वेशन है, 85% स्टेट के लिए रिजर्वेशन है। तो वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से वो गवर्न किया जाता है और डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड वाले वो एग्ज़ाम लेते हैं, या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA वो एग्ज़ाम लेती है। और ये मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे 1 लाख सीटें हैं, तो पिछले वाले जो अभी ख़त्म हुआ है एग्ज़ाम नीट का, नीट UG, उसमें करीब 17 लाख बच्चे बैठे थे। तो कंपटीशन टफ है। मैं यहाँ सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन कहना चाहता हूँ कि जो लोग डॉक्टरी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो ये सोच कर जाएँ कि डॉक्टरी प्रोफेशन में बहुत पैसा नहीं है। जी, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि उनके बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जैसे आप MBBS करेंगे, फिर MS MD करेंगे, तो फिर तो उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, इसी में ही आपके 12-13 साल लग जाएंगे। मतलब हो सकता है जब आपके इंजीनियर दोस्त है, जो आपके IAS दोस्त है, वो 25 साल में वो जब स्टेब्लिश हो चुके हों, तब आप एक्चुअली MS MD कर रहे हों। तो बहुत लेट है उसमें स्टेबिलिटी, और बहुत पैसा नहीं है। आपके दिल में चाहत होनी चाहिए डॉक्टर बनने की, आपके दिल में जज्बा होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी बहुत पैसा के अगर चाहेंगे आप तो इसमें नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि वो मरीज़ के विश्वास पर कायम है। मरीज़ आपके पास आता है तो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में देता है। तो इसीलिए डॉक्टर को जो ऑनेस्टी एक बेसिक चीज़ है जो हर डॉक्टर में होनी चाहिए, होती है। बहुत पैसे के लिए पीछे भागने वाले डॉक्टर्स को पैसा नहीं मिलेगा, ये मेरा कहना है। पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, वो अपने आप आता है, और इतना आता है कि आप अपना घर आसानी से चला सकें। लेकिन आप ये सोचें आप टाटा बिरला अंबानी बन जाएंगे, ये कॉरपोरेट, वो कॉरपोरेट जगत अलग चीज़ है, वो बस का डॉक्टर्स के नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल पर, जो भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके दिल में अगर समाज में सेवा करने की भावना है तो जाए, नहीं तो किसी और प्रोफेशन में जाए। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि मेडिकल लाइन में इतना ज़्यादा पैसा नहीं जितना सोचकर बच्चे आते हैं, तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो उनमें कम से कम 12-13 लाख रुपए, 17 लाख रुपए उनकी फ़ीस लगती है। इतनी पढ़ाई लगती है, इतना समय लगता है, उसके बाद भी पैसे नहीं लगते। लेकिन जो गरीब
तख्ते का जो बच्चा है उसके पेरेंट्स पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आपको कैसे डॉक्टर बनाएंगे। तो इस पर आप बताइए कि बच्चों को कैसे कितना पैसा लगता है और कैसे बच्चे डॉक्टर बन सकें। देखिए, तो एग्ज़ाम तो है ही है, जैसे मैंने बताया बच्चे डॉक्टर बनने के लिए कोई और तरीका नहीं है। और 1 लाख जो देश में सीटें हैं ना, तो करीब आप मान के चलिए कि 45% to 50% सरकारी में है और 50 to 55% प्राइवेट सेक्टर में है। तो 45% जो सीटें प्राइवेट सेक्टर में 45,000 के करीब जो होंगी शायद, उनमें बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, उनमें तो कुछ हज़ारों में ही फीस है साल भर की। अधिकतर देखा जाता है ना कि तो जो प्राइवेट में है, ये जो 12-13 लाख या 20 लाख 50 लाख की 15-25 की बात कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर में है। अच्छा। तो इसीलिए वो बहुत गरीब है, तो मैं नहीं कहूँगा उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहिए। जी। पढ़ाई उनको करके पढ़ाई करके मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए। जैसे कि हर तबके का जो लोग है वो अपना एग्जाम देकर पढ़ाई करके पढ़ाई मेहनत करे, करके सीरियसली करे। इस साल नहीं हुआ तो अगले बार कंपटीशन की तैयारी करे पूरे 1 साल और तब जाए। तो दे शुड एम फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में डॉक्टरों के खिलाफ अधिकतर हॉस्पिटल्स में हिंसक व्यवहार किया जाता है। अधिकतर कुछ भी ट्रेजिडी हो गई तो डॉक्टर्स पर ब्लेम कर देते हैं, क्योंकि अगर हम भगवान का दर्जा भी देते हैं तो उसके तुरंत बाद हम नीचे भी उतार देते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया और आप चाहते तो बचा सकते थे। और बहुत सारी हिंसक घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या सुरक्षा देनी चाहिए? इस समाज की कुरूपता है, ये समाज को पहले तो अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो होगा कि डॉक्टर्स ना डिफेंसिव प्रैक्टिस करने लगेंगे। मतलब डिफेंसिव से होता है कि बहुत सारे टेस्ट, फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है, एविडेंस के लिए बहुत टेस्ट करने पड़ेंगे। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई डॉक्टर अपने मरीज़ के लिए कोई नेगेटिव काम कर सकता है या मरीज़ के भले के लिए दवाई ठीक देगा गलत देगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो सर क्या क्या रूल्स निकालने चाहिए? तो इसीलिए गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक सेंट्रल एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स लाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बहुत वक्त से ये मांग कर रही है। दूसरा, जैसे कि सरकारी अस्पतालों में आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के बाहर वहाँ पूरा एक जो बड़ा अस्पताल है वहाँ पर एक पुलिस का बीट बन जाती है, बहुत सारे पुलिस के लोग वहाँ रहते हैं, तो लोगों की वहाँ हिम्मत नहीं होती आसानी से वायलेंस करने की। जो वायलेंस की समस्या ज़्यादा है वो प्राइवेट सेक्टर में है, और वो भी इसलिए है कि कुछ तो मरीज़ के अटेंडेंट ही उच्छृंखल होते हैं। दूसरा ये होता है कि बिलिंग, खासतौर से जो सीरियस मरीज़ होता है उसकी बिलिंग को पैसा देने में कई लोग दिक्कत करते हैं। और अगर किसको ग्रीवेंस है तो यहाँ पर स्टेट मेडिकल काउंसिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, कोर्ट्स हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। ये जो वायलेंस है इसका कोई औचित्य नहीं है नर्सिंग होम, अस्पतालों में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप ये करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे लगता है जनता का ये नुकसान होगा कि मोर एंड मोर डॉक्टर्स विल ऑप्ट फॉर डिफेंसिव मेडिसिन वन। सेकेंडली, बहुत सीरियस मरीज़ लेने को कोई भी अस्पताल तैयार नहीं होगा, वो सारे लोग सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे सरकारी अस्पताल की बात हुई, सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मरीज को अस्पताल में जब भी जाते हैं डॉक्टर्स में, सरकारी हॉस्पिटल में, तो एक पर्चा लिख के दे दिया जाता है और पर्चा लिख के दिया जाता है कि जाओ दूसरी जगह पे इलाज करा के आओ या जांच करा के आओ। और अधिकतर ये भी देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कि लाइन नहीं लगती, इसलिए जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेते हैं। लेकिन अगर हम सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो लंबी लंबी वेटिंग चलती है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या सुविधाएँ जो हैं सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए कि ताकि वो प्राइवेट जैसे भी काम कर सकें? बहुत सारे लोगों को, जो गरीब तबके का हो या अमीर हो, कोई भी हो, आसानी से किसी भी अस्पताल में जा सके। देखिए, मुझे लगता है आज की डेट में सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी करनी पड़ेगी, मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी और सारा सिस्टम आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। आप हॉस्पिटल का ऐप है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, 12-15 सवा 12 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है, आप वहाँ पहुँच जाइए, लाइन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और कहीं आपको वेटिंग लिस्ट भी उसी ऐप्स के द्वारा बन सकती है। मैं कहता हूँ, मान लो मुझे ऐसा मौका मिले दिल्ली सरकार के अस्पताल चलाने हों, तो सबसे पहले मैं ये करूँ कि वहाँ एक अस्पताल का ऐप हो, आप अपॉइंटमेंट लें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और अपने टाइम पे पहुँचे, वहाँ मरीज़ डॉक्टर देखे। लेकिन और डॉक्टर्स की संख्या अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स से नंबर बढ़ा दी जाए। ये होता है, हमारा एक डॉक्टर है, वो पता चला 1 घंटे में 200 मरीज़ देखता, कैसे देख सकता है? तो वहाँ केयरलेसनेस भी आएगी और वहाँ पर फिर
एक दूसरे से अल्टरकेशन भी होंगे। दूसरा है कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देनी होगी, जो मरीज़ आ रहे हैं वहाँ उनको भी बोलना होगा कि भाई साहब आप तरीके से बात करें, और हमारे जो स्टाफ है उसको भी देना, क्योंकि वहाँ पर जो वायलेंस का कारण सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, वहाँ पर और उसकी सुविधाएं भी होती हैं। पता चला उसको एक्सरे कराने में लाइन लग गई, पता चला लैब टेस्ट में 4 दिन लग गए, या पता चला कोई वार्ड में ट्रेल उस पर ट्रॉली पर ले जा रहा है, वहाँ पर वो बीच में उसको कोई चोट लग गई। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो वायलेंस के कारण होते हैं बिकॉज ऑफ स्टाफ। तो उनका नंबर भी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करनी पड़ेगी, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और जब अगर मान लो मैं अपने टाइम पे गया, मैंने देख लिया, तो वहाँ पर झगड़ा क्यों होगा, होगा ही नहीं। तो बहुत सारी, मैंने जैसे कहा, मान लो मुझे मौका मिला तो मैं ये सारे चीज़ करना चाहता हूँ। दिल्ली के अस्पतालों के नंबर भी बढ़ाने होंगे, दिल्ली के अस्पतालों में बेड भी बढ़ाने होंगे, दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सैनिटरी स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये भी बढ़ाना पड़ेगा। और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन्स और जो भी ज़रूरत इक्विपमेंट है उनको बढ़ाना पड़ेगा, और उनको मेंटेनेंस प्रॉपर अपडेट करना पड़ेगा डे टू डे बेसिस पे, और ऑडिट करना पड़ेगा कि हाँ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और पेशेंट का फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो फीडबैक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फीडबैक यूनिट, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको कभी मौका मिला तो ये करना चाहेंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे आपसे कि आज डॉक्टर्स डे है, तो कुछ आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे इस प्रोफेशन में आए। देखिए, मुझे आए हुए बहुत वर्ष हो गए, अब तो 3 डिकेड्स हो गए। तो मेरे एक बहुत बड़ी मन में इच्छा थी, हम लोग एक छोटे कस्बे से आते हैं, कि कुछ ऐसा हो कि लोगों के बीच जाके लोगों की सेवा करें। और जब एक मरीज़ के चेहरे पे मैं ना सेटिस्फैक्शन देखता हूँ, ख़ास तौर से सीरियस मरीज़ के चेहरे पे, तो वही मेरी फ़ीस होती है। बाकी फ़ीस तो जो है सो है, वो वही मेरी फ़ीस है। तो मुझे लगता था कि जो मरीज़ ठीक होगा वो मुझको ज़िंदगी भर याद रखेगा। मैं इस कारण से वो आया। और जो भी आप देखिए, आज भी मरीज़ जो भी बोलता है डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है उसी में भी एक आदर समाहित है। तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बनकर, एक सेवा का भाव मेरे मन में था। दूसरा इसलिए भी मैं आया कि एक सम्माननीय प्रोफेशन भी है, इस 2 वजह से मैं आया, सेवा के लिए और थोड़े सम्मान के लिए। डॉक्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप CCN लाइव।